तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम फ्रॉम बायोटेक सेपियन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीयूईटी का पीजी पेपर 2023 बॉटनी के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। सो रेटिकुलेट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ विच एल्गे। तो जो रेटिकुलेट टाइप है ये क्लोरोप्लास्ट की टाइप होती है। ठीक है, तो ये किस में हमें देखने को मिलता है? इन एल्गे में। फर्स्ट इज उडोगोनियम और जाइनियमा, क्लाइडोमोनास एंड वुचेरिया। तो ये हमें उडोगोनियम में देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पर अब देख सकते हो, जो क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे प्रेजेंट, वो रेटिकुलेट मैनर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर है उडोगोनियम। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन पे। विच एल्गे शोज फंगस लाइक ब्रांच्ड सिनोसिटिक एंड स्फिनोशियस थैलस। ठीक है, तो ये जो थैलस और सिनोसिटिक और ब्रांच लाइक फंगस हमें किस में देखने को मिलता है? तो ये हमें वुचेरिया में देखने को मिलता है। राइट, देखो ये है इसके हाइफे, और यहाँ पर ये थैलेस है। राइट, देख सकते हो आप यहाँ पे। और ये सिनोसिटिक कंडीशन है, राइट, जहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमें वुचेरिया में देखने को मिलता है। राइट, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। Following are the common characteristic structural motif of eukaryotic transcription factor except। ठीक है, तो ऐसे कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं देख सकते हो आप, जो कि स्ट्रक्चरल मोटिफ की तरह वर्क कर रहे हैं। राइट, जिनमें से एक हमें और बताना है। तो हमें पता है जो हेलिक्स टर्न हेलिक्स है वो एक मोटिफ की तरह वर्क कर रहा है, और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की। सिमिलरली जिंक फिंगर, नेक्स्ट इन इज बेसिक ल्यूसिन जीपर। तो ये तीन जो हैं वो मोटिफ की तरह वर्क करते हैं। और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2b है, सिर्फ यही एक ऐसा फैक्टर है जो कि मोटिफ की तरह बिहेव नहीं करता। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर ये होगा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। बैक्टीरियल स्पीशीज शोइंग सेब्रल फ्लैजिला एट वन पोल आर कॉल्ड। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके एक पोल पर बहुत सारे मल्टीपल फ्लैजिला प्रेजेंट हो, तो उनको क्या बोलते हैं हम? तो उन्हें हम लोफोट्राइकस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम पे, जहाँ पे एक पोल पे सिर्फ एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट हो उसे हम बोलते हैं मोनोट्राइकस। सिमिलरली अगर एक पोल पे मल्टीपल फ्लैजिला प्रेजेंट हो तो उन्हें हम बोलते हैं लोफोट्राइकस। तो ये क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एम्फीट्राइकस, जिसमें दो पोल पे सिंगल सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट हो या मल्टीपल फ्लैजिला प्रेजेंट हो, पर टू पोल पे ही प्रेजेंट होने चाहिए। एंड अनदर वन इज पेरिट्राइकस, इसमें क्या होता है, होल बॉडी पे मल्टीपल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। आई एम सेइंग फ्लैजिला नॉट सीलिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है डेट इज लोफोट्राइकस। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। राइट, अब आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग बताने हैं। राइट, जिसमें कि डिफरेंट डिसीज बताई हुई हैं और स्पीशीज बताई हुई हैं। ठीक है, कुछ डिसीज हैं, कुछ उनके प्रोडक्ट हैं, और कुछ स्टेजेस के बारे में बताया हुआ है। तो अब देखो, अब अपनी देखो वो जो क्लोरिल है एक प्रोटीन, वो कहाँ से हम निकालते हैं? डेट इज क्लोरेला एल्गे से। ठीक है, तो सिर्फ अगर आपको नहीं भी पता तो आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हो। जो क्लोरेला है वहीं से ही क्लोरेलिन निकलती है। तो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे बी का 3 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से अ, कर सकते हो आंसर। और आप देखो कोई भी ऑप्शन है जिसमें बी का 3 नहीं दिया हुआ है, किसमें 1 दिया है, 4 दिया है, 2 है, तो आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते थे। तो आगे मूव करते हैं। जो रेड रस्ट डिसीज ऑफ टी लीफ है वो हमें देखने को मिलती है सिफेलरस में। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज गंगोरियस, जो स्टेज है वो हमें देखने को मिलती है वुचेरिया में। ठीक है, और सी पाल्म हम किसको कहते हैं? प्रोटोलेसिया। ठीक है, तो यहाँ से ये इजी था क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड था और आप इजीली कर सकते हो। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम एक और क्वेश्चन की तरफ, जो है मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये है आपको दिए हुए हैं स्ट्रक्चर, और नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म आपको बताना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। राइट, तो विद इन अ सिंपल देखो आप, जो हिडीरोसिस्ट है वो ब्लू ग्रीन एल्गे में प्रेजेंट होता है, और हमें पता है ये क्यों होता है, ताकि ये ऑक्सीजन को ब्लॉक कर सके, और वहां पे नाइट्रोजिनेस एंजाइम प्रेजेंट होता है ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके। तो देखो ए का क्या होगा? 3। तो ऐसा कौन सा है? देखो आप देख सकते हो ऑप्शन में जहाँ पे ए का 3 दिया हुआ है, ओनली 2। तो ये सारे के सारे तो ऐसे ही नेग्लेक्ट हो गए। राइट, और देखो एक नेक्स्ट वन है कैप्सेल। तो कैप्सेल जो प्रेजेंट होता है वो उडोगोनियम में प्रेजेंट होता है। और देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर एपिकल कैप दी हुई है, तो आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो। तो सिर्फ कैप्सेल किस में प्रेजेंट है? उडोगोनियम में। तो ये बी भी मैच कर रहा है, बी का क्या हुआ? 4। तो ये 2 इज योर राइट आंसर।
ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये है एसर्शन और रीजन। ठीक है, तो आपको इसके बेस्ड आपको बताना है क्या आंसर होगा। तो एसर्शन ये है कि जो राइबो स्पीशीज होते हैं ना, वो स्मॉल mRNA होते हैं विच अल्टर द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन। ठीक है, और रीजन क्या है इसका? अल्टरनेशन ऑफ एक्सप्रेशन इज ड्यू टू द हाई स्पेसिफिसिटी ऑफ mRNA टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ लाइगेंड। तो अब देखना है कि इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, नीचे गिवन जो आपको स्टेटमेंट दी है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है इसका। तो बोल रहे हैं कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। तुम्हें पता है जो ये वाली स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो भी सकती है ट्रू, या ये करेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है बोथ ए एंड आर द करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ए तो करेक्ट है बट आर जो है वो इनकरेक्ट है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। और ए इज नॉट करेक्ट, ये भी आंसर गलत है। तो देखो जो mRNA है, ठीक है, तो जो राइबोस स्विचेस हैं वो स्मॉल mRNA की तरह वर्क कर रही है, और यही जो एक्सप्रेशन को क्या कराती हैं, अल्टर कराती हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बोथ ए और आर। ये करेक्ट है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और यही इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब आपको बताना है जिबरेलिन के बारे में। और जिबरेलिन क्या है? एक प्लांट हार्मोन, जिसमें आपको की ट्रू स्टेटमेंट्स बतानी है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। जिबरेलिन्स आर टर्पिनोइड कंपाउंड्स मेड अप ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स, दैट इज करेक्ट। जो जिबरेलिन होता है वो होता है डाई टर्पीन। ठीक है, जिसमें C20 कार्बन्स होते हैं, और वो किससे मिलके बना होता है? आइसोप्रीन यूनिट से। ठीक है, जो कि C5 कार्बन की होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। अब देखो किस में जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, एक इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, एक इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑटोमेटिकली आपके ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन जो हो गया वो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। तो Ga12 है इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑल द अदर जिबरलिन। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसे हम तो कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम बात। Ga1 और Ga3 आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस इफेक्ट इन अ प्लांट, दैट इज नॉट करेक्ट, राइट। अब एक और देखते हैं। साइज ऑफ अ सीडलेस ग्रेप्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय द Ga एप्लीकेशन। नहीं, ये साइज को इंक्रीज नहीं करता। जो बीच में जो प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू ग्रेप्स अटैच्ड होते हैं, ये उनके साइज को इंक्रीज करता है। तो डी जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? इनकोरेक्ट हो गया। तो देखो डी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। तो जो आपका आंसर है वो ये बताया इन्होंने कि साइज ऑफ सीडलेस ग्रेप जो है वो इंक्रीज होता है बाय द जी एप्लीकेशन। ये करेक्ट है, क्योंकि ये जो साइड है इनको ये इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जो डी स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है। ठीक है, तो डी इसमें करेक्ट है, और ये वाले ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। ठीक है, इसमें तो डी है ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। जिबरेलिन बायोसिंथेसिस कैन बी इनहिबिटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन, दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन की हेल्प से जो है जिबरेलिन की बायोसिंथेसिस होती है। तो ई इसमें भी है, इसमें भी है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ए, बी और डी। ठीक है, तो एक क्या था कि जो जिबरेलिन कंपाउंड है वो टर्पिनोइड है और आइसोप्रीन से बनता है, और जो Ga12 है वो प्रिकर्सर होता है ऑल जिबरेलिन का। ठीक है, और जो डी है साइज ऑफ सीडलेस ग्रेप्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय अ Ga एप्लीकेशन। तो ठीक है, तो आपको इसकी लैंग्वेज पे ध्यान देना है। ठीक है, दे आर डिस्कस अबाउट द साइज ऑफ सीडलेस ग्रेप। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के ऊपर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या होती है। जैसे कोई जीन है, ठीक है, उसको हमने ट्रांसक्रिप्शन करी, तो ये जीन बनी। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग मीन्स जैसे कि अगर आपको कोई प्रोटीन बनानी है, तो जिसमें जीन्स होंगी 1 3 4 5। ठीक है, और टू क्या हुआ? कट हो गया यहाँ पर। आपको इसी ही mRNA से और जीन्स बनानी है। ठीक है, मल्टीपल सॉरी, आगे बनानी हुई आपको प्रोटीन फॉर्मेशन करनी है। तो यहाँ पर आ सकता है 2 3 5, 2 3 5।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोटीन दैट कैन बी मेड फ्रॉम ईच जीन। ठीक है, इसको थोड़ा होल्ड करके देखते हैं और आगे देखते हैं कि इसका आंसर क्या है करेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये देखो नंबर ऑफ प्रोटीन को तो ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम ईच जीन से, तो ये कहीं ना कहीं हमें करेक्ट लग रहा है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। इट इज अ स्टेप इन विच प्रोसेस ऑफ इट इज अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, उसके बाद ये प्रोसेस हो रहा है, ना कि पोस्ट ट्रांसलेशन है ये है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल। ठीक है, तो बी तो इनकरेक्ट है, तो देखो बी कहाँ कहाँ पर है, देखो बस इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन, सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, ओनली थ्री और फोर्थ हमारे पास है, तो यहाँ पे दोनों में ए करेक्ट बताया हुआ। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। इट कैन चेंज द प्रोटीन लोकलाइजेशन इन द सेल दैट इज करेक्ट। अब देखो यहाँ पर कोडिंग कुछ डिफरेंट होगी, अगर आप चेंज कर रहे हो ना, देखो फर्स्ट पे कोडिंग डिफरेंट होगी, टू पे कुछ और पैटर्न होगा, राइट, जेनेटिक कोड का, तो देखो ये कहीं ना कहीं लोकलाइजेशन जो है प्रोटीन का चेंज करेंगे। ठीक है, तो सी इज करेक्ट, तो सी इसमें है, सी इसमें नहीं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। इट डिफाइंस रिमूवल ऑफ अल्टरनेटिव intron from the mRNA. That is not correct. It allow the human to produce several hundred thousand different protein from 225,000 genes. तो ये कहीं ना कहीं correct है। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो है ए, सी और ए। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये एक मेमोरी बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके मेमोरी बेस्ड है। तो आगे चलते हैं, तो इसका सही जो आंसर है दैट इज ए, सी और ई। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो पहले हम करते हैं मैच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, ये भी एक मेमोरी बेस्ड है, ये है बोटेनिकल नेम्स और इंग्लिश नेम, आपको बताना है मैच का कि कौन से बोटेनिकल नेम जो नॉर्मल नेम हम लेते हैं उनके साथ मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें तो क्यूक्यूमिस स्टाइवा क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है क्यूक्यूम्बर को। ठीक है, और क्यूक्यूम्बिस मैलो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैलो को, मेलन को। ठीक है, तो अब यहाँ से भी आप करेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको सिंपल एक ही पता हो क्यूमिस मैलो, मीट मीन्स मैलो, तो बी का टू कहाँ है, ये वाले ऑप्शन में, तो आपको यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि तीन ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। अगर आपको क्यूमिस साइबा के बारे में पता हो तो ये है ए का थ्री, तो ए का थ्री सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, और सी का वन डेट इज क्यूकुरबिटा पैपो, तो जो क्यूकरबिटेसी वाली फैमिली होती है ना उसमें पंपकिन आता है, तो आप यहाँ से एक हिंट आ सकता है आपके माइंड में, क्यूकरबिटा जो है वो पंपकिन है, ठीक, पैपो। फिर नेक्स्ट है सिट्रलस लेंटिनस जो कि होता है वाटरमेलन। तो देखो ये भी आपका मेमोरी बेस था, तो ये भी क्वेश्चन इजीली हो सकता है आपका। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। एन opportunistic फंगल पैरासाइट दैट cause the मायोसिस इन एनिमल्स, तो सिर्फ एक ही ऐसा है डेट इज कैंडिडा एल्बिकन्स। ठीक है, तो ये डिसीज से आया हुआ है क्वेश्चन आपके। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, ये भी एक असर्शन और रीजन है, इसमें भी हमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या ये दोनों मैच कर पा रही है या नहीं। तो असर्शन पे चलते हैं हम। द क्रोमोसोम इज अ कंपोस्ट ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन टर्मिनल रीजन कॉल्ड टीलोमर्स। अब जब आपने क्रोमोसोम देखा होगा, ठीक है, तो आपने जो ये पॉइंटेड से देख रहे हो ना, तो इन्हें हम टीलोमर्स कहते हैं। ठीक है, और इन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हिट्रोक्रोमैटिन रीजन। तो हिट्रोक्रोमैटिन ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे जो एक्टिव नहीं होते, और एक्टिव होते हुए तो बहुत ही कम एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये टीलोमर्स पे प्रेजेंट होते हैं, राइट, और ये सेंट्रोमियर्स के पास में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो आप एरिया देख रहे हो यही वाला, ठीक है, तो यहाँ ये वाला एरिया जो होता है वो एक्टिव होता है क्रोमोसोम में। ठीक है, यहाँ पर रेप्लिकेशन होती है, राइट। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। द टीलोमर्स जो इसका रीजन है, टीलोमर्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम एंड आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द क्रोमेटिड सेपरेशन इन अ सेल साइकिल। देखो ये फर्स्ट तो असर्शन जो है वो है करेक्ट है, बट जो टीलोमर्स है वो सेपरेशन कराते हैं क्रोमेटिड की सेल साइकिल में, डेट इज नॉट करेक्ट, तो ये वाला तो गलत है। तब देखो इसका आंसर क्या है। तो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो देखो देखो बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, देखो ये तो गलत हो गया, हमें पता है क्योंकि आर जो है करेक्ट नहीं है। यहाँ पे भी देखो बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये भी इसका आंसर नहीं है, राइट।
अब मूव करते हैं, ये भी इसका आंसर नहीं है। ए इज करेक्ट, हाँ ये मैच कर रहा है, एंड आर इज नॉट करेक्ट, तो ये इसका आंसर है, क्योंकि हमें पता है जो है टीलोमर जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टिप ऑफ द क्रोमोसोम, और वो हेटेरोक्रोमेटिक रीजन है, ठीक है। और वो एक्टिव नहीं होता, और जो टीलोमर्स है वो सेपरेशन नहीं कराते हैं क्रोमेटिड की, तो ये वाला इसका सही है। और जो फोर्थ है, दैट इज ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, सो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A systematic study of reoccurrence of cereal rust in the plain of India was carried out by, that is डॉक्टर केसी मेहता। तो ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। जो अल्फा टॉक्सिन होते हैं ना, आर प्रोड्यूस्ड बाय कौन सी स्पीशीज जो है वो अल्फा टॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज एस्परजिलस फ्लेवस, ठीक है, पेनिसिलियम रूब्रम, और कोर्डी सेप पुरपुरे, और क्लैबिसेप पुरपुरे, ठीक है। तो अब देख सकते हैं जो इसमें ये है, जो डायग्राम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये है एस्परजिलस फ्लेवस। तो ये ऐसी स्पीशीज होती है जो अल्फा टॉक्सिन जो है वो रिलीज करती है, और ये प्रेजेंट होती है, जैसे जो ड्राई फ्रूट्स काफी टाइम तक स्टोर करके रखते हैं ना, उस पर एक फंगस हमें देखने को मिलता है, और वो जो होता है वो अल्फा टॉक्सिन को रिलीज करता है, और ये अल्फा टॉक्सिन जो होता है वो डायरेक्टली आपके ब्रेन पर अटैक करते हैं, ठीक है। तो कौन सी स्पीशीज करती है, एस्परजिलस फ्लेवस, तो ये आप देख सकते हो ये है, राइट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये ऑल्सो मैच ऑफ द फॉलोइंग है, जिसमें कुछ नेम दिए हुए हैं जो डिसीज कॉज करते हैं, एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये भी आपका डिसीज बेस्ड क्वेश्चन है, और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो। देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो पेनिसिलियम के बारे में, तो उसे हम ब्लू ब्लू या ग्रीन मोल्ड बोलते हैं। तो डी का है 4, क्लियर, डी का 4 है। तो अब देखो इस ऑप्शन में ऐसा, मतलब इन ऑप्शंस में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे डी का 4 है, तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज फोर्थ वन। तो आगे मूव करते हैं हम, ठीक है। तो जो ब्लैक मोल्ड होती है ना, वो एस्परजिलस नाइगर करता है, और जो वाटर मोल्ड होता है वो इकाइलस बाइसेक्सुअलिस काउस करता है। और सिमिलरली जो ब्लैक वॉट डिसीज ऑफ पोटैटो होती है वो ये वाला यूज करता है, ये वाला काउस करता है, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, ठीक है। तो ये भी आपका मेमोरी बेस्ड था, आपको थोड़ा सा ही पता हो तो आप इजिली आंसर निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम, ठीक है। Parasexual cycle bring a variation in those fungi where sexual reproduction is absent. ठीक है, arrange the following step involved in the cycle of sequentially. ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं पैरासेक्सुअल साइकिल के, आपको अरेंज करना है सीक्वेंस में, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ हिट्रोकैरियोटिक माइसीलियम एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। दो माइसीलियम पास में आएंगे, ठीक है, उनके बीच में फ्यूजन होगी, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज करेंगे। तो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर ये बताया हुआ है, बाकी में क्या बताया हुआ है पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियाई, ये प्रोसेस तो है बट कहीं बिटवीन में है। Formation of heterokaryotic mycelium and nuclear fusion, sorting of diploid nuclei and occasional haploidization of diploid nuclei, occasional mitotic crossing over और sorting of a new haploid strain। तो आपको एक बात देखने को मिली, जो sorting of new haploid strain है वो कहीं ना कहीं एंड में आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमने इतना तो पता लग गया, ई सिर्फ इसमें है और इसमें है, आप यहाँ से भी आईडी लगा सकते हो। तो जो फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोकैरियोटिक कहाँ से हो रहा है, ये स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल, जब ये फ्यूज कर जाते हैं ना, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होते हैं, उसके बाद आता है ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। फिर आता है आपका सॉर्टिंग ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियाई, ओकेजनल हैप्लॉइडाइजेशन ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। तो ये एक सीक्वेंस था जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा करेक्ट, दैट इज थर्ड वन। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। Among the fossils, well-preserved leaf वेनेशन पैटर्न कैन बी सीन, ठीक है। तो आपने देखा होगा कुछ फॉसिल्स पे होते हैं कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ एनिमल्स जो इनके रिमेन्स रह जाते हैं, कुछ इम्प्रिंटिंग से हो जाती है। तो जो लीफ की वेनिएशन का पैटर्न है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, राइट, अगर वो फॉसिल्स पे प्रेजेंट है। कोल बॉल्स, इंकर्टेशन फॉसिल्स, कंपैक्टेशन फॉसिल्स और इम्प्रेशन फॉसिल्स। तो उनको हम कहते हैं इम्प्रेशन फॉसिल्स। तो ये देखो इस डायग्राम मैंने आपको बताया, तो ये एक लीफ है, ठीक है, इसकी वेरिएशन हम देख सकते हैं कैसे इसका पैटर्न है, और ये फोसिल्स पे है, तो हम इसे बोलते हैं इम्प्रेशन, क्योंकि इम्प्रेशन आया हुआ है, क्लियर। तो यहाँ से
ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ठीक है। तो माइक्रोस्पोर्स आर लिबरेटेड एट 5 स्टेज 5 सेल स्टेज ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन इफेड्रा। तो ये इफेड्रा में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और फिलिंग द ब्लैंक सबको यहाँ बताया हुआ है। हैज इलेक्ट्रोफोर्स प्रेजेंट इन एपिकल रीजन ऑफ कैप्सूल। देखिए, जब ब्राइफाइट्स और अदर जो हैं प्लांट्स, जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अपने कैप्सूल बनाते हैं जिसमें क्या होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो वहां पे कुछ स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोफोर्स कहते हैं। ठीक है। इनका काम होता है एब्जॉर्ब करना वाटर को और रप्चर करना, ब्रेक करना मेम्ब्रेन को, ताकि जो भी स्पोर्स हैं वो मूव कर सके आउटर इन्वायरमेंट में। ठीक है। और साइकिल को कंप्लीट करें। ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही इस पे प्रेजेंट होता है, डेट इज राइकेड्रिया। इसी पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। एपिकल रीजन में, कहाँ पर, एपिकल रीजन पे होता है। ठीक है। कुछ पे होता है सब एपिकल रीजन पे, कुछ टर्मिनल रीजन पे प्रेजेंट होता है, पर जो एपिकल रीजन पे हमें कैप्सूल की सिर्फ ट्राइकेड्रिया पे ही देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये भी आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जो ग्रेडेट सोराई है कैन बी सीन इन, ये सिर्फ मार्सिलिया में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। सोराई ऐसी स्ट्रक्चर जहाँ पे बहुत सारे स्टोर्ड हो स्पोर्स। ठीक है। और नेक्स्ट मूव करते हैं। ये भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। ठीक है। अब ये आपको दिए हुए हैं बोटेनिकल्स नेम, और ये आपको दिए हैं कॉमन नेम, आपको इसके साथ मैच करना है। ठीक है। तो अगर आपको पता हो, जो एडेंटिनियम होता है, ठीक है, उसे हम मेड इन हेयर फर्न बोलते हैं। और इसको देखो तो ये सिर्फ दो ऑप्शन में है, एक इस ऑप्शन में और एक इस ऑप्शन में। एक होती है स्फेगनम, स्फेगनम को हम बोलते हैं पीट मोस। ठीक है। ठीक है। तो पीट मोस जो होती है वो एज अ फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं हम, जैसे आपको गार्डनिंग वगैरह करनी हो तो उसके लिए भी आप एक बेस बनाते हो पीट मोस का। तो बी फोर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है यहाँ पर, और ये इसका करेक्ट है। ठीक है। और एंथोसिरोस जो है वो हॉर्नवोर्स को बोलते हैं। और ओस्मुंडा किसको बोलते हैं, रॉयल फर्न को बोलते हैं। ठीक है। तो देखो कितने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं आपको, सिर्फ आपको सिंपल सिंपल नेम पता होने चाहिए इसको क्या बोला जाता है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ठीक है। ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। आपको बताने हैं कौन से सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बात करें, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो स्कैंडी ग्रोथ का, तो वहां पे कोर कैम्बियम में फेलोइड सेल प्रेजेंट होते हैं। और आपको देखना है कि ये किस ऑप्शंस में प्रेजेंट है। C3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में ऐसा प्रेजेंट है। ठीक है। आगे मूव करते हैं। जो ल्यूटोइड्स होते हैं वो आइडियोब्लास्ट हैं। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करें, तो नार्थ सेल जो होते हैं वो लेसिटी फर्स्ट होते हैं। राइट। और जो साइटोलिस्ट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सीव एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1। क्लियर। डी का 3, सॉरी सॉरी, डी का 3, ये है डी का 3। ठीक है। तो ये इसका आंसर, ए का है 4। इसको रब करते हैं, से करते हैं एक बार स्टार्ट। ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि जो फेलोइड सेल हैं वो है कोर कैम्बियम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे डी का 3 बताया हुआ है। ठीक है। बाकी करते हैं। सी का है 2, जो सी है साइटोलिथ जो है वो क्या है, आइडियोब्लास्ट सेल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, तो जो नार्क सेल हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सीव एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं। और जो सीव एलिमेंट है वो एक फ्लोएम का पार्ट है जो कहीं ना कहीं फूड ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, तो ए का है 4, जो ल्यूटोइड्स हैं वो लेटिसी फर्स्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये सेल्स होते हैं। ये थे इसका आंसर, और इसका आंसर है 2। ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। ये भी आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ये है आपका जीन बेस्ड क्वेश्चन। तो ये आपको कुछ जीन्स दी हुई हैं। ठीक है। ABCD। ठीक है। आपको ये बताना है कि ये वाली जीन्स कहाँ मैक्सिमम एक्टिव होती हैं। ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, तो जो वुशल जीन होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, शूट एपिकल मेरिस्टेम में। मान लिया कोई फ्लावर है या कोई शूट है। ठीक है। ये वाली शूट है, तो यहाँ पर वो सेल जीन प्रेजेंट होती है, ये कंट्रोल करती है इसकी ग्रोथ को। ठीक है। तो देखो एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर A का 3 बताया हुआ। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है। जो टू मैनी मॉथ जीन होती है वो प्रेजेंट होती है स्टोमेटा में। ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करें।
तो जो ग्लैब्रस जीन होती है वो प्रेजेंट होती है ट्राइकोम में। अगर आपको पता हो तो ट्राइकोम एक स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं शूट पे, ठीक है, जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं एनिमल्स से, यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, जो भी पेस्ट वगैरह होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करती हैं। और एक है बिल्टेड जीन, तो जो बिल्टेड जीन होती है वो वेस्कुलर वंडल्स में प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ये प्रोमिनेंट एक्टिव होती है, ठीक है, तो इसका आंसर है थ्री। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। फाइबर कॉमनली formed in a secondary xylem of tension wood are termed as, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, जो जाइलम्स होते हैं जो कि कंडक्ट करते हैं वाटर को, जब वो सेकेंडरी जाइलम मीन्स जब वो ग्रोथ करके सेकेंडरी जाइलम में फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, तो उन फाइबर्स, वहां पे जो फाइबर प्रेजेंट होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट फाइबर्स, लिब्रीफॉर्म फाइबर्स, जिलेटिनिशियस फाइबर्स और फाइबर ट्रैकेट्स, तो उन्हें हम जिलेटिनिशियस फाइबर बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन पे। वेस्कुलर बंडल इन विच प्राइमरी जाइलम इज बॉन्डेड बोथ टू द इनसाइड एंड आउटसाइड बाय द स्ट्रैंड ऑफ प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है, इज नोन एज, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बाई कोलेट्रल बंडल, ठीक है, जैसे कि ये आउटर फ्लोइम है, यह है इनर फ्लोइम और यहाँ पर क्या है, जाइलम है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये भी मैं आपको मैच ऑफ द फ्लोइंग है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेस्कुलर बंडल के बारे में आइडिया देते हैं और पिछले वाला क्वेश्चन भी यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो जो वेस्कुलर बंडल है उनकी टू टाइप्स है, एक बाइकोलेटरल और एक होता है कोलेटरल। कोलेटरल में क्या होता है कि सिंपल जाइलम फ्लोइम होंगे या फिर कैम्बियम होगा। तो जो जहाँ पे क्लोज्ड बंडल होते हैं ना, यहाँ पर कैम्बियम नहीं है, तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिलती प्लांट में। सिमिलरली जब ओपन लिखा होगा, ओपन कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, तो इसका मीनिंग ये है, पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम। और कैम्बियम ही क्या बनाता है, सेकेंडरी फ्लोएम या सेकेंडरी जाइलम। तो वहां पर उस प्लांट जहां पे प्लांट में वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट होगा, वहां पे हमें उसकी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी, राइट। अब जो बाइकोलेटरल का मीनिंग ये होता है कि आउटर साइड देखो यहाँ पर फ्लोएम है, ठीक है, और इनर में क्या है, बिटवीन में क्या है, जाइलम है, ठीक है, तो ये होते हैं बाई कोलेट्रल। और यहाँ पर टू कैम्बियम प्रेजेंट है। एक होते हैं कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर देखो इनर में फ्लोइम है, दैट इज एम्फी वेसल, और आउटर में क्या है, जाइलम है। एक होते हैं एम्फी क्राइबल, इसमें क्या होता है कि आउटर में फ्लोइम है, इनर में जाइलम है, ठीक है। और एक होते हैं रेडियल, जिसमें कि अरेंज होते हैं, जाइलम अलग है, फ्लोइम अलग है, ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल। सिमिलरली इसमें भी यही कहा गया था, इसलिए इसका बाइकोलेटरल आया, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें डिफरेंट काइंड ऑफ जो वेस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलते हैं, राइट। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो, तो जो क्यूकरबिटेसी फैमिली है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होते हैं बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल, ठीक है, क्यूकरबिटेसी फैमिली, उसमें बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ऑस्मुडा में प्रेजेंट होते हैं एम्फीक्राइबल बंडल्स, ये वाले एम्फीक्राइबल, जिसमें कि आउटर में फ्लोइम है, इनर में जाइलम है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, फोर्थ। तो ये आपका कुछ मेमोरी बेस्ड था। और नेक्स्ट है एक्रोसस, ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट होता है एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल, क्लियर। और कैसिया में प्रेजेंट होता है कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल, ये वाला कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको थोड़ा ज्यादा नॉलेज हो कि कौन सी फैमिली में कौन से वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम, कि आपको दी हुई है दो स्टेटमेंट्स, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, और कौन सी इनकोरेक्ट है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट। वाइड स्पीशीज ऑफ डाइकोस्कोरिया आर यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टेरॉइडल स्पैनोजेनिन विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉर्टिसोन, टेस्टोस्टेरोन, ओस्टिरोजन एंड एज वेल एज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो यहाँ से क्या ड्राइव कर रहे हैं, हम हॉर्मोन्स को ड्राइव कर रहे हैं। इसका आंसर क्या है, स्टेटमेंट सेकंड जो है, द इनफ्लोरेसेंस ऑफ कोलोकेशिया एस्कुलेंटा इज अ स्पेडिक्स विद शॉर्ट पेडंकल विच इज अ शॉर्टर देन द पेटियोल, ठीक है। तो ये इसके इन्फ्लोरेंस के बारे में बताया हुआ है। तो इसका जो आंसर था, आंसर की में वो है ये,
कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। हालांकि इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं बता पा रही है, ये दोनों अलग अलग हैं, बट ये दोनों करेक्ट हैं क्योंकि हमें क्या सिलेक्ट करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब ये भी आपकी एक असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, आगे करते हैं इसको। साइमोपुगोन सिट्रेटस इज नोन एज सिट्रोनेला ग्रास विच इज अ नेटिव ऑफ श्रीलंका। ठीक है, तो ये ग्रास है जो कि कहाँ को बिलोंग करती है और जहाँ की नेटिव है ये श्रीलंका की नेटिव है। ठीक है। और रीजन ये है कि सिट्रोनेला ग्रास essential oils has significant amount of citronellal and geraniol content besides of geraniol और बोरोनियल। तो ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों ही जो assertion है वो है इनकोरेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ का नेटिव नहीं है ये। और जो सी है रीजन वो है करेक्ट, हालांकि इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है पर ये करेक्ट है। ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पेडोरिला बिलोंग टू, तो देखो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो, डेट इज पोटेसी फैमिली। ठीक है, ये है ऑक्सिली डेसी फैमिली, कैरियसी फैमिली एंड विटेसी फैमिली, तो सिर्फ यही इसके साथ मैच कर रहा है। तो अब सिंपली इसका ये तो देखने में ही सिंपल लग रहा है, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये आपको एक है क्वेश्चन जिसके आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग बताना है। ठीक है, चलो मूव करते हैं आगे। ठीक है, तो ये आपको नाम दिए गए हैं और ये आपको कॉमन नेम दिए गए हैं, आपको मैच करने की कौन सा करेक्ट है। ठीक है, विग्ना, अंगुली, क्लूटा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि किसके साथ ये मैच करता है। ब्लैक ग्राम, बंगाल ग्राम, कोपीस और ग्रीन ग्राम। तो ये कोपीस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और फेसियोलस मूंगा जो है वो रिप्रेजेंट करता है ब्लैक ग्राम को। ठीक है, जो हम ब्लैक ग्राम यूज करते हैं इन डाइट, तो उसका नाम है फेसियोलस मूंगा। तो ठीक है, तो ये क्या ऑप्शन है जहां पर ये बताया गया है, दैट इज सेकेंड वन। और सी सीसर एरियंटम ये है बंगाल ग्राम, और फेसियोलस एरियोस ये है ग्रीन ग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर है सेकंड। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। एज पिरामिड हैविंग अ बेल शेप्ड पॉलीगन डिनोट्स। ठीक है, आपने देखा होगा एज पिरामिड जो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में, जिसमें क्या होता है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज जो बिटवीन में है। देखो, तो अगर ऐसा पीरियड हो जैसे इन्होंने बोला है बेल शेप्ड पॉलीगन, ऐसा हो तो उसे हम एक्सपेंडिंग बोलते हैं। बेल शेप्ड हो तो उसे हम स्टेबल पॉपुलेशन में से इंक्लूड करते हैं, और अर्न शेप्ड हो तो उसे हम डिमिनिशिंग पॉपुलेशन में इंक्लूड करते हैं। तो जो स्टेबल है, इन्होंने बोला है बेल शेप, तो वो कौन सी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, स्टेबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। म्यूटेशन अकरिंग इन सेल अदर देन द जर्म सेल। ठीक है, तो उसे हम कौन से कहते हैं, सोमैटिक म्यूटेशन। जर्म सेल में हो, विदाउट जो अदर देन जर्म सेल हैं, ठीक है, उन सेल को हम सोमैटिक म्यूटेशन इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, आंसर है सेकेंड। थर्ड वन है वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर रिप्रेजेंट बाय 2n+1 इन ऑर्गेनिज्म विच इज नोन एज ट्राइजोमी, क्योंकि देखो 2n+1। ठीक है, इसका आंसर था ट्राइजोमी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। Specialized chromosome associated with the larva of some flies are called, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। अब देख रहे हो इस डायग्राम में तो कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। देखो ये क्रोमोसोम है, तब ये देख पा रहे हो, तो पफ से बनते हैं, यहाँ पर नोब है, यहाँ पर बैंड रिप्रेजेंट है, अनपफ्ड रीजन है। तो ऐसी स्ट्रक्चर जहाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उनको क्रोमोसोम को हम कहते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। राइट, एक अलग भी है, लैम्ब्रश भी होते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम भी होते हैं। ये तो टाइप बताइए कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेंट्रोमेरिक रीजन। नेक्स्ट वन इज सोमैटिक क्रोमोसोम, नहीं लैम्ब्रश भी नहीं, सिर्फ पॉलीटीन क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो कि स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है एसोसिएटेड विद द लार्वा ऑफ सम फ्लाइज। नेक्स्ट मूव करें। होमोलोगस क्रोमोसोम कंटेनिंग आइडेंटिकल जीन साइट अलोंग देयर लेंथ विच इज नोन एज लोकाई। ठीक है, तो उसे हम लोकाई कहते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। राइट, ये भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ये तो बहुत इजी आप कर सकते हो। देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो जो रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में होती है वो कौन गवर्न करता है, रेक ए प्रोटीन। ठीक है, और आपको पता है जो क्लोवर टी मॉडल है वो किसका मॉडल है,
टीआरएनए का मॉडल है। क्लियर। और जो जिंक फिंगर है वो है एक ट्रांसक्रिप्शन, राइट। और जो स्प्लाइसोसोम है वो क्या है, एक SNRNA। ठीक है, तो देखो क्या मैच कर रहा है यहाँ पर, आर ए का क्या है, ए का है 3। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर जो कि एक 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। सैटेलाइट डीएनए इज अब्सेंट इन। तो आपको ये एग्जांपल दिए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से किसमें जो सैटेलाइट डीएनए जो है वो अब्सेंट होता है। क्लियर। तो देखो प्लाज्मिड में सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट होता है, डेट इज नोट। देखते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ड्रोसोफिला और ईस्ट। अब देखो आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस करी, जो यूकैरियोट्स में सब आ गए, ड्रोसोफिला भी क्या है, यूकैरियोट है। ईस्ट भी क्या है, यूकैरियोट। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या है, यूकैरियोट। और ये वाले एग्जाम्पल क्या है, प्रोकैरियोट। अब देखो जब हम स्लाइसिंग में देखते हैं ना, तो सिर्फ प्लाज्मिड और जो प्रोकैरियोट में नहीं हो पाता। तो जो आंसर है इसका वो है ए और बी। जो ए और बी प्लाज्मिड या प्रोकैरियोट्स में, उनमें सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट होता ही नहीं है। किसमें प्रेजेंट होता है, ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या है, ए एंड बी। ठीक है, यहाँ से करेक्ट हो गया। हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना था, यहाँ से ये कवर हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ये आपको बताया हुआ है कॉमन नेम्स जो आप फ्रूट कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। और ये है उसके एडिबल प्रोटीन, कौन से पार्ट को आप कंज्यूम करते हो। ठीक है, वो ये बताया है। अब इसको बताना है कि जो पपाया है उसका कौन सा ऐसा पार्ट है जो हम कंज्यूम करते हैं। सिमिलरली गोस विद स्पेडोडिला, बनाना एंड गुआवा। ठीक है, तो जो पपाया है उसको, उसका जो हम पार्ट यूज करते हैं डेट इज मीजोकार्प। ठीक है, और जो स्पेडोडिला है उसका हम यूज करते हैं पार्ट, डेट इज पेरिकार्प। क्लियर। और जो बनाना का यूज करते हैं डेट इज मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। सिमिलरली गुआवा का पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा। तो देखो इसमें एक कौन से ऑप्शन जो है जो हमें इसके साथ मैच कर रहा है, ए का है 2, ठीक है, बी का है 1, सी का है 4 और डी का है 3। तो यहाँ से एक करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। इसमें बताया द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोटीन सिंथेसिस इन द बाइंडिंग ऑफ अ स्मॉल ribosomal unit to the ribosome binding site of a mRNA that contain one of the following codon। तो they are simply asking about start codon। तो हमें पता है स्टार्ट कोडोन क्या है, AUG, ना कि UUA, UA, AU एंड AAU, डेट इज UAG। और ये किसको कोड करता है, मिथिलिन को कोड करता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं आप में इस पेपर में। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ये भी दो स्टेटमेंट दी हुई है आपको, कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है आंसर। तो द केमिकल पोटेंशियल ऑफ अनचार्ज सॉल्यूशन सोल्यूट, दैट इज एस, इन अ गिवन मीडियम कैन बी डिफाइंड एज म्यू एस, म्यू स्टैंडर्ड एस प्लस RT ln A। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है। जो म्यू स्टैंडर्ड एस ये बता रहा है आपको स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल is at 1 molar concentration, R gas constant, T that is temperature। और जो A है वो ये बता रहा है नेचुरल लोगारिथम ऑफ एक्टिविटी A ऑफ ऑफ द सोलवेंट। सो दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, सोल्यूट की बात कर रहे हैं। तो आपका स्टेटमेंट 1 तो आपकी करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 3 है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। क्वेश्चन है, करेक्ट द सीक्वेंस फॉर रॉ कॉटन प्रोसेसिंग इनटू यार्न एंड वोवन क्लॉथ। ठीक है, तो जो कॉटन की प्रोसेसिंग है वोवन क्लॉथ में और यार्न तक, तो उसमें क्या क्या होता है। तो उसमें जो सबसे पहले वाली स्टार्टिंग सीक्वेंस देखे, तो सबसे पहले होती है उसकी गिनिंग। ठीक है, देखो इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, ए में भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में भी ए प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद होती है इसकी बेलिंग। ठीक है, गिनिंग देन बेलिंग। क्लियर। उसके बाद इसकी होती है पिकिंग। ठीक है, थर्ड। उसके बाद इसकी होती है ए, ए, डी, बी। ठीक है, फिर आता है ई, दैट इज कार्डिंग। एंड लास्ट में आती है कॉम्बिंग एंड ड्राइंग ऑफ ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो ये प्रोसेस के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो, अगर नहीं हो तो को ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, फिर से अब हमारे पास असर्शन और रीजन के ऊपर क्वेश्चन एक बेस्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं असर्शन के ऊपर। असर्शन ए,
वाई शेप्ड और टू चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल ऑफ ईपीओडम इज मोर रियलिस्टिक देन द लीनियर एनर्जी फ्लो मॉडल ऑफ लिंडेनम लिंडमैन। ठीक है। तो जो ईपीओडम थे उन्होंने वाइड टू एनर्जी चैनल फ्लो के बारे में, एक एनर्जी मॉडल के बारे में बताया था। ठीक है। और जो लिंडमैन थे उन्होंने सिर्फ लीनियर फ्लो के बारे में बताया था एनर्जी के। अब रीजन क्या है इसका, जो वाई शेप्ड मॉडल है इज अ रियलिस्टिक बिकॉज इट हैज बोथ ग्रेजिंग एंड डिट्राइटस फूड चेन। क्योंकि जो वाई मॉडल था ना उसमें दोनों चेन्स इंक्लूड थे। ग्रेजिंग मतलब जो भी ईटिंग एनिमल्स हैं, स्टार्ट फ्रॉम ग्रास टू एनिमल्स जो ईट करते हैं, फिर प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाते हैं, और डिट्राइटस जो कि डेड बॉडीज को कंज्यूम करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी। ठीक है। अब देखते हैं आगे। जो बोथ ए एंड आर इज आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमें पता है कि जो ग्रेजिंग और डिट्राइटस है वो कहीं ना कहीं आपस में लिंक करते हैं, तो इसीलिए जो इसका असर्शन ए भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। ठीक है। तो इसका आंसर है ये, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ correct explanation of A, तो it is not correct. A is true but R is false, तो ये भी नहीं है। और इसमें जो another one क्वेश्चन इसका है कि ये दोनों ही गलत है, तो that is also not correct। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये इकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। द जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज नोन एज, ठीक है, दो कम्युनिटीज हैं और जहाँ पर ये ओवरलैप कर रही हैं, यहाँ पर ओवरलैप कर रही है, इस कम्युनिटी को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं इको टोन। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम। विविपेरी कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, वो होता है हेलोफाइट में। ठीक है। वहां पर हमें जो हेलोफाइट प्लांट्स होते हैं वहां ग्रो करते हैं जहां पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन वहां बहुत ज्यादा है, तो वहां पे हमें विविपेरी ऑब्जर्व देखने को मिलती है हमें। ठीक है। ठीक है। तो विविपेरी में क्या होता है कि जो भी सीड्स हैं वो प्लांट्स के साथ जब अटैच्ड होते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर सीड्स प्रेजेंट है तो यहीं पर ही ग्रो कर जाएंगे ये। ठीक है। यहीं पर इनकी रूट शूट आ जाएगी और यहाँ पे ड्रॉप करके ये नेक्स्ट प्लांट में बन जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर फॉर द प्रोसेस ऑफ प्लांट सक्सेशन। आपने इकोलॉजी सक्सेशन में देखा होगा कि कैसे जो सक्सेशन होता है, कैसे स्पीशीज आती हैं, माइग्रेशन करती हैं। ठीक है। फिर उनमें कंपटीशन होता है, फिर सीरियल कम्युनिटीज आती हैं। ठीक है। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को अफेक्ट करती हैं। ठीक है। और आगे जाके फिर एक स्टेबल कम्युनिटी बन जाती है। तो ये कैसे होता है कि कोई बैरन लैंड है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सबसे पहले न्यूडेशन। तो सबसे पहले एक कोई बैरन लैंड है, कोई भी वहां पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, फिर वहां पर क्या होता है, इन्वेजन, माइग्रेशन हो सकती है, सीड की डिस्पर्जल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट्स की बात करें, कोई बैरन लैंड है तो पहले प्लांट्स आए, ठीक है, माइग्रेट हुआ। ठीक है। तो बी के बाद क्या होगा, ए, न्यूडेशन थी, बैरन लैंड था, ए मतलब माइग्रेशन हुई। जब माइग्रेशन हुई उसके बाद क्या होता है, कंपटीशन होता है। ठीक है। कंपटीशन होगा, फिर स्टेबलाइजेशन होगी। ठीक है। इसके साथ साथ देखते हैं हम। ठीक है। तो इन्वेस्टन हुई, कंपटीशन हुआ, रिएक्शन हुई और स्टेबलाइजेशन हुई। तो आपको इतना पता लग गया जो स्टेबलाइजेशन है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो लास्ट में क्या आ रहा है, डी, यहाँ पर आ रहा है। और सबसे पहले बी कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो बी ए। देखो, सिर्फ अब देखो सिर्फ दो ही ऑप्शन ऐसे बचे हैं जिसमें क्या है, बी ए डी, बी ए डी है बताए हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है ये वाले ऑप्शन जो है गलत हो गया, रखो थोड़ा सा भी आइडिया हो। क्लियर। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। तो फिर क्या होगा, ए, ठीक है, माइग्रेशन, पहले न्यूडेशन हुई, फिर ए माइग्रेशन हुई, फिर आता है आपका सी, इसेसिस। ठीक है, इसेसिस होती है। उसके बाद आता है प्रोसेस आपका ई, रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्टेबलाइजेशन, क्योंकि वो इस ऐसे में वो ग्रोथ करेंगे। ठीक है। ग्रोथ की उन्होंने थोड़ा सा कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। रिएक्शन में आपका कंपटीशन आता है। फिर देखते हैं जो कंपटीशन को ओवरकम कर जाता है, जो डोमिनेंट स्पीशीज होंगी वो इजीली स्टेबल हो जाएंगी। तो कैसे चलता है, सबसे पहले आपका माइग्रेशन हुई, सॉरी पहले न्यूट्रिशन हुई, फिर आपकी माइग्रेशन हुई, फिर इस एसिस हुई जहाँ पे वो ग्रोथ करेंगे। ठीक है, अच्छे से कंज्यूम करेंगे रिसोर्सेज को। उसके बाद आपकी आती है रिएक्शन। रिएक्शन होगी मीन्स कंपटीशन होगा। उसके बाद आती है स्टेबलाइजेशन, मतलब क्लाइमेक्स कम्युनिटी आएगी जो कि हाईली स्टेबल होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज थ्री। तो सिर्फ यहाँ पर ही इन्होंने चेंज किया हुआ था। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो आप कर सकते हो। मैंने आपको ये डायग्राम बताई हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम।
ये भी आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स दिए हुए हैं, और ये रूल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपको इनके बारे में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल ग्लोगर रूल्स के बारे में। बर्गन रूल क्या होता है, एलन रूल क्या होता है, और रेंसच रूल क्या होता है, ठीक है। तो जो एलन रूल होता है वो रिप्रेजेंट ये करता है कि जो भी मैमल्स कोल्ड रीजन में प्रेजेंट होंगे, टेल, स्नोट, ईयर, लेग ऑफ द मैमल, वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे, ठीक है। ये इसके बारे में बताता है, क्लियर। और जो ग्लोबुलर रूल होता है वो इफेक्ट ऑन कलरेशन के ऊपर बताता है, ठीक है। ये यहाँ से क्लियर हो गया। और जो बर्गमैन रूल है वो रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ एनिमल एंड बॉडी पार्ट्स, ठीक है। इसके बारे में बताता है। तो देखो, अब देखेंगे हम किस में क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको सिंपल सा भी आइडिया हो तो एलन रूल के बारे में, तो वो AC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सिर्फ दो ही ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर ऐसा है, और ये बड़े सेकंड और थर्ड तो इनकरेक्ट हो गए, तो आउट हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, 1 और 4th बचा। अब देखो, एलन से हमने ये बात क्लियर कर ली, बर्गन रूल्स हमें पता लग गया किसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साइज ऑफ एनिमल एंड बॉडी पार्ट्स। तो B का 3, तो B का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो सिर्फ अब बचा A और C, ठीक है, A और D, ठीक है। तो A रिप्रेजेंट कर रहा है इफेक्ट ऑन कलरेशन, क्लियर, इफेक्ट ऑन कलरेशन। तो यहाँ से A जो आपका करेक्ट हो गया। ये भी इजीली बेस्ड था, आप इजीली कर सकते थे इस क्वेश्चन को, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो इन रूल्स के बारे में। अगर आपको दो रूल्स भी पता हो ना, B और C, तब भी ये क्वेश्चन इजीली हो जाता। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ गैस बबल लीडिंग टू कोलैप्स ऑफ टेंशन इन अ लिक्विड फेज ड्यूरिंग द वाटर ट्रांसपोर्ट इन अ जाइलम विच इज नोन एज कैविटेशन। कैपिटेशन भी नहीं है, एडहेशन तो होता है मॉलिक्यूल्स का अटैच होना, कोहेशन होता है उन मॉलिक्यूल्स का आपस में अटैच होना, ठीक है। तो सिर्फ एक ही ऐसा जो है इसके साथ मैच कर रहा है, दैट इज कैविटेशन। तो ये इजीली हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अ स्पेसिमेन इज टर्म दैट इज व्हेन इन द absence ऑफ holotype इट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल साइटेड बाय द ऑथर। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई स्पेसिमेन या फिर कोई प्लांट की कम्युनिटी है, ठीक है, आपको एक प्लांट को सिलेक्ट करना है या आपको कोई स्पेसिमेन लेने हैं वहां से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1 या 2 मोर लोगे। तो जो आपका, फॉर एग्जांपल हमने इसको चूज किया, फर्स्ट को चूज किया, ठीक है, और कुछ इंसिडेंट से ये नहीं रहा या फिर ये डैमेज हो गया, तो इसके साथ जो अदर चूज किए होंगे ना, उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं लैक्टोटाइप, ठीक है। A specimen is termed as lactotype when in the absence of holotype it is selected from the original material cited by the author, ठीक है। तो इसको छोड़ के इसके अदर जो ये वाले हमने सिलेक्ट किए थे, मेन प्लांट से हटकर जो अदर हमने प्लांट को सिलेक्ट किया था, उन प्लांट्स में हम सिलेक्ट करते हैं लैक्टोटाइप को, ठीक है। मतलब उसको हम कहते हैं लैक्टोटाइप जब आपका जो मेन हो प्लांट वो अगर डैमेज हो चुका हो या नहीं मिल रहा हो, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका जो है वो मैच ऑफ द फॉलोइंग है, क्लियर, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी इन टर्म्स के बारे में आइडिया हो, तो ये किसने दी थी और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपको ये बताना है। जो टेटोनियम होते हैं जिनमें क्या होता है कि स्पीसीज और जीनस का नेम क्या होता है, सेम होता है। तो सी का तो होगा 1, सी का होगा 1। अब आप ये देखो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे सी का 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे C का 4 है, C का 1 है, C का 3 है, C का 2 है, तो यहाँ से ये आपका क्लियर हो गया। आपको ये देखना भी नहीं पड़ेगा सारा, ठीक है। तो C का 1 है, A का है 3 ऑटोनियम, ठीक है, और B का है 4, सॉरी A का है 3 और B का है 4, ठीक है। और C का 1 है और D का है 2। अगर सेलिक्स ओरिएटा एक्स सेलिक्स कैपरा ये से ब्रीडिंग करके बताया हो आपको, तो उसे हम नोथो स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे दिया हो तो हम इसे ऑटोनम भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये आपका नॉमेनक्लेचर के ऊपर बेस्ड था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आपको गिवन स्टेटमेंट्स के बारे में दिया है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, it is a valid to accept that applicability of generic name that is Cecropia for moth as well as tropical
ट्री स्पीशीज, ठीक है। और अनदर वन इज अकॉर्डिंग टू द nomenclatural codes सेम नेम्स आर नॉट अलाउड अक्रॉस द कोर्स। तो देखो, एक ये नेम है मोस्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रॉपिकल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जेनेरिक नेम। और ये बता रहा है कि सेम हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो नोमेनक्लेचर के बारे में, तो आप इसको कर सकते हो। क्लियर। तो जो वैलिड होता है, इट इज वैलिड टू एक्सेप्ट द, मतलब जो भी, अगर दो जेनेरिक नेम एनिमल्स में और ट्रॉपिकल ट्री स्पीशीज में सेम है तो वो वैलिड है, ठीक है। क्लियर। तो स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नोमेनक्लेचर कोड नेम सेम नेम आर नॉट अलाउड अक्रॉस द कोड, दैट इज नॉट करेक्ट। अगर आप फर्स्ट स्टेट से एग्री कर रहे हो स्टेटमेंट से, तो आपको सेकंड स्टेटमेंट से डिसएग्री करना पड़ेगा। तो देखो, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, दैट इज नॉट, गलत है ये। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, तो थर्ड वन इज योर करेक्ट आंसर। तो देखो, आपको सिर्फ सिंपल नेम के ऊपर बेस्ड था, नोमेनक्लेचर के ऊपर बेस्ड था, आपको हल्का सा भी आइडिया हो तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। और ये भी इसके ऊपर बेस्ड है। Syraxus cornuta was first identified and named by the Wallace, but he failed to get in a valid manner. ठीक है, subsequently it was validly published by the Royal, and therefore its scientific name would be correctly written as, for example, जैसे कोई author है या फिर कोई scientist है, उसने कोई species का नेम दिया है और वो इनकोरेक्ट है, और उसको कोई दूसरा साइंटिस्ट आके उस नेम को चेंज कर रहा है, तो उसको कैसे लिखा जाता है? उसको ऐसे लिखा जाता है, सिरसिस कोर्नेटा वोल एक्स रॉयल। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट वे है लिखने का। ठीक है, यहाँ से ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, और ये जो आपको लिखा है इन इमेट एंड इसको ब्रैकेट्स में लिखा है, ये सारे के सारे गलत तरीके से लिखे हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। सो ये भी आपको एक असर्शन और रीजन का है। असर्शन ए, इन अ गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबल फ्लावरिंग प्लांट्स द डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टू इनहिबिट पोलन ट्यूब इज फ्रॉम द पिस्टिल टू पोलन। ठीक है, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है कि ये एक, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्लावर की बात करें ना, तो देखो, ये है इसका फीमेल पार्ट स्टाइल और ये इसके एंथर। ठीक है, अगर ये आपस में ही फर्टिलाइज हो जाएंगे तो क्या होगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हमें वहां देखने को मिलती है जहां पे प्लांट सेल्फ फर्टिलाइजेशन को की तरफ नहीं मूव करते। ठीक है, वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन को मूव करना चाहते हैं। आपको पता है कि अगर सेल्फ रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है, आपस में ही ब्रीड करेंगे, तो इनमें कोई भी वेरिएशन नहीं आ पाएगी। राइट। द और नेक्स्ट है द फीमेल डिटर्मिनेंट लोकलाइज्ड इन द पिस्टिल इंटरेक्ट विद द पोलन ट्यूब इन द स्टाइल और ओव्यूल टू इनहिबिट द इनकम्पेटिबिलिटी ट्यूब। ठीक है, तो देखो, कभी कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि इनहिबिट करती हैं या फिर जो फेवर में होती हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो उसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन की जीन्स होती हैं, ठीक है, और स्टाइल की जीन्स होती हैं, ये पिस्टिल जो यहाँ पर की जो जीन्स होती हैं, जो स्टेज बताई है, तो वो इनकम्पेटिबिलिटी शो करती हैं। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है वो बोथ ए एंड आर करेक्ट है, और जो आर ही उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और इसमें जो बाकी स्टेटमेंट दिए हुए आपके ऑप्शन वो क्या है? गलत है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, द टाइप ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन विच द एपिकल सेल ऑफ अ टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो डिवाइड ट्रांसवर्सली एंड बोथ द डॉटर सेल कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो ये होता है जीनोपोडाइट टाइप में। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है, ना कि एस्ट्रैड में, क्रूसीफर्ड में और कायरोफाइलाइट में, तो इनमें हमें ये देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। फॉर अ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड द थ्री लाइन्स नेमली ए एंड बी, ए बी सी आर रेफर टू। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? मेंटेनर, फीमेल पेरेंट और रिस्टोरर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है रिस्टोरर, मेंटेनर, बाइसेक्सुअल पेरेंट, बाइसेक्सुअल पेरेंट, रिस्टोरर, फीमेल पेरेंट, या फीमेल पेरेंट मेंटेनर, या मेल पेरेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फीमेल पेरेंट, मेंटेनर होना चाहिए उसमें और मेल पेरेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिटेल्ड ऑफ कंस्टिट्यूएंट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, वो सबसे पहले किसने एक्सप्लेन की थी? ठीक है, तो उनको एक्सप्लेन करने वाले जो थे वो थे विलियम ए जेनसन। ठीक है, तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट मूव करते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग के ऊपर।
ठीक है। तो ये आपको कुछ फीचर्स बताए हुए हैं, ये है अपोनिक्सिक टाइप है। तो इसके ऊपर बताना कि किसमें क्या क्या चीज शो कर की जाती है, मतलब की है, जहाँ पे हमें देखने को मिलती है। क्लियर। तो जो एलियम है ना, उसमें होती है प्रीमियोटिक क्रोमोसोम डबलिंग। तो वहाँ पे एलियम स्पीशीज में हमें देखने को मिलती है। इसमें आते हैं आपके गार्लिक। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, एग्जिरिस है। तो इसमें जो होता है ए सिंथेटिक माइटोटिक प्रोफेज हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और टेक्साकर्म में है प्रिकोशियस डिसेनेक्सिस हमें देखने को मिलती है। और एंटरनेरिया में है एमएमसी बाईपास मियोसिस। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि क्या इसका आंसर है। ए का है 3। ठीक है। बी का है 4। सी का है 1। और डी का है 2। तो ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको इसके बारे में पता हो डीप में, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट मूव करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। Clear. Which of the following statement are true regarding to the nature of cell wall of different microorganisms? The cell wall of bacteria is composed of true peptidoglycan, a complex having muramic acid and cross-link of L-amino acid. होल्ड पे रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। मेम्ब्रेन लिपिड ऑफ आर्किया कंटेन ब्रांच्ड चेन अटैच टू द ग्लिसरॉल बाय द ईथर, लेकिन ये करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेल वॉल ऑफ फंजाई आर मेजरली मेड अप ऑफ काइटिन, डेट इज ऑल्सो करेक्ट। देखो सी कहाँ है, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। तो थर्ड ऑप्शन तो आपका ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। वायरस एंड विरियोस लैक सेल मेम्ब्रेन, डेट इज ऑल्सो करेक्ट। तो डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर भी है। सेल वॉल इज अब्सेंट इन माइकोप्लाज्म, तो ई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है। तो आपको देखने को मिल रहा है कि जो ए है वो गलत है। तो ए यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर भी है। तो ठीक है। तो जो करेक्ट है वो है बी सी डी ई। ठीक है, बी सी डी ई। सिर्फ ए ही इसमें इनकरेक्ट थी, तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट वन। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। जो कैम पाथवे है, जो कि ऐसे प्लांट शो करते हैं जहाँ जो डेजर्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कैक्टस ले सकते हो। उसमें क्या होता है, जो स्टोमेटा है वो कब ओपन होते हैं, वो ओपन होते हैं ड्यूरिंग द नाइट्स, क्योंकि डे में टेम्परेचर बहुत हाई होता है और प्लांट में जो भी वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। रिमेन ओपन ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, अब देखो अगर डे में ही क्लोज रहेंगे, नाइट में भी क्लोज रहेंगे, तो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, ग्लूकोज नहीं बन पाएगा। तो इसलिए किस कब ओपन होते हैं, वो नाइट में ओपन होते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ C2 ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक साइकिल, मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम वन ऑर्गेनेली टू अनदर ऑर्गेनेली। ठीक है। तो आपको पता है जो C2 साइकिल होती है ना, उसमें तीन ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होती है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे लगाई हुई है। ठीक है। आपको इसमें ये बताना है कि सीक्वेंस में बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल कब इसमें मूव कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, जो ग्लाइसिन है इज ट्रांसपोर्टेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुई, तो जो ग्लाइसिन है वही ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो डेट इज एज, ये सब करेक्ट है। हमको क्या करना है, अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको अरेंज करना है। ठीक है। ग्लाइकोलेट इज ट्रांसपोर्ट टू द पेरोक्सिसोम, तो जो ग्लाइकोलेट है वो कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, पेरोक्सिसोम में हो रहा है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इसको फर्स्ट लेके चलते हैं। ठीक है। सीरीन इज ट्रांसपोर्टेड टू द पेरोक्सिसोम। ठीक है। तो सीरीन माइटोकॉन्ड्रिया से पेरोक्सिसोम में जा रहा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ग्लिसरेट इज ट्रांसपोर्टेड टू द क्लोरोप्लास्ट, तो ग्लिसरेट कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। बस हमें इसको अरेंज करना है। तो देखो ग्लाइकोलेट कहाँ ट्रांसफर हुआ, और क्लोरोप्लास्ट से माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। तो बी जो है आपका फर्स्ट आएगा, तो बी सिर्फ इस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन तो आपके कट हो गए। ठीक है। उसके बाद ए जो है ग्लाइसिन कहाँ से, पेरोक्सिसोम से कहाँ से जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, तो बी। ठीक है। फिर ए। अब आपको सी और डी में देखना है। तो सी में पता है सीरिन आएगा। ठीक है, क्योंकि सीरिन कहाँ जा रहा है,
माइटोकॉन्ड्रिया से पेरोक्सिसोम में जा रहा है, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, डी ग्लिसरेट कहाँ से जा रहा है, पेरोक्सिसोम से क्लोरोप्लास्ट में जा रहा है। तो देखो, अगर आपको इस साइकिल के बारे में आइडिया हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, जो कि सिंपली बेस्ड था आपके मेमोरी के ऊपर, ठीक है, साइकिल के ऊपर बेस्ड था। अगर आपको आता होगा तभी आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, ये भी असर्शन है, नेक्स्ट है रीजन है। शुगर ट्रांसलोकेटेड इन अ फ्लोइम आर इन अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जब भी फ्लोइम में जो शुगर ट्रांसलोकेट करती हैं वो नॉन रिड्यूसिंग नेचर की होती हैं, ठीक है, जिसमें क्या आता है, सुक्रोज। एंड रीजन है द नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स आर लेस रिएक्टिव देन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, ये तो बहुत करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर, ठीक है, और आर ही क्या है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो कितने एटीपी रिक्वायर होते हैं फिक्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को अमोनिया में फिक्स करने के लिए, तो टोटल 16 होते हैं एटीपी, ठीक है, दैट इज 16। नेक्स्ट मूव करते हैं। Ruksha developed first transmission electron microscope, that is TEM, which has resolution 1,000 times better than the light microscope. Clear? और स्टेटमेंट टू आपको बताया है कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज वेरी एडवांस ग्लास इन देयर लेंसेज, ठीक है। और आपको थोड़ा सा आइडिया हो तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसमें जो है स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो तो करेक्ट है, ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, पर जो स्टेटमेंट टू है वो है इनकरेक्ट है। तो इसमें जो इसका आंसर है दैट इज थर्ड, स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। द फैटी एसिड सिंथेसिस इज कैरिड आउट इन विच पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल। प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे हैं कि कहाँ पे फोटो सॉरी फैटी एसिड सिंथेसिस हमें देखने को मिलते हैं। साइटोसोल में हमें नहीं देखने को मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमें नहीं देखने को मिलती है, लाइसोसोम में भी हमें नहीं देखने को मिलती है। तो ये सिर्फ कहाँ देखने को मिलती है हमें, ओनली इन प्लास्टिड्स। यहाँ से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। पाइरीथियम कंपाउंड, ये भी स्टेटमेंट है, भी हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट है। पाइरीथियम कंपाउंड इज derived फ्रॉम द सेवरल स्पीशीज ऑफ पाइरीथियम विच इज वाइडली यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइडल प्रिपरेशन, दैट इज करेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट मूव करते हैं। पाइरीथियम इज अ नेटिव प्लांट ऑफ इंडिया ग्रोन इन अ नॉर्थर्न प्लेन्स एंड हैज इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तो फर्स्ट तो क्लियर है, मतलब करेक्ट है, ठीक है, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है इनकरेक्ट। तो इसका जो आंसर है दैट इज बोथ, जो इसका आंसर है वो है दैट इज सेकंड। जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है, सॉरी, से गलती होगी मुझसे। यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ही इनकरेक्ट हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। फॉर फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट दिस केमिकल इज यूज्ड एज अ फ्यूजोजन, ठीक है। तो स्पेशली हम जब यूज करते हैं, वाइडली जो यूज किया जाता है दैट इज पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, न कि पोटेशियम सल्फेट, क्लोरोफॉर्म भी नहीं, ग्लिसरॉल भी नहीं, दैट इज पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, इसे शॉर्ट फॉर्म में पैक बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। पीसीआर इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप विच व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो अब जब पीसीआर को लगाते हो, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि सबसे पहले कौन से स्टेप किस सीक्वेंस में हम करते हैं पीसीआर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, डीएनए, डीएनए को आपको आइसोलेट करना पड़ता है। तो सी तो होगा फर्स्ट इन सब में से। विजुलेशन ऑफ एम्पलीफाइड प्रोडक्ट, पीसीआर मशीन रन, डीएनए आइसोलेशन, लोडिंग ऑफ पीसीआर रन, पीसीआर प्रिपरेशन स्टेप इन ट्यूब। तो आपको पता है सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डीएनए को आइसोलेट करना है। और सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर ये दिया हुआ है दैट इज सी, मतलब सेकंड। तो सी दैट इज डीएनए आइसोलेशन, देन ई पीसीआर रिएक्शन सेटअप इन ट्यूब, then D loading of PCR run, then B PCR machine run and next और जो एंड में जो आता है that is visualization of amplified product, ठीक है। ये भी इजी था क्वेश्चन, इसको भी कर सकते थे। अब ये बताया आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग बताना है। ये कुछ मेटाबॉलिक साइकिल्स हैं जो दी हुई हैं, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, कैल्विन साइकिल, C2 ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक साइकिल। और आपको बताना है कि कौन सी ऑर्गेनेलिस में कौन कौन सी साइकिल्स हमें देखने को मिलती है। और एक ये क्वेश्चन तो मैंने अभी किया। जो C2 साइकिल होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसम में। आपको ये देखना है कि कहाँ पे डी का थ्री बताया हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे डी का थ्री बताया, दैट इज फोर्थ वन, ठीक है। तो यहाँ से इसमें ये देखने को मिलता है, क्लियर।
और जो सिट्रिक एसिड साइकिल वो किस में देखने को मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलती है। क्लियर। और जो कैल्विन साइकिल है वो क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलती है, ग्लाइऑक्सिलेट ग्लाइऑक्सीजोम में हमें देखने को मिलती है। तो ये नाम से रिप्रेजेंट हो रहे थे, ये बहुत इजी था करना। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब आपको बताया अगर आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, तो मेंडल फर्स्ट थ्री पोस्टुलेट इंक्लूड उसमें क्या क्या था। लिंकेज ऑफ जीन, क्या उसने ये बताया था। यूनिट फैक्टर इन पेयर्स, डोमिनेंट रिसेसिव, मोनोहाइब्रिड और सेग्रीगेशन। ठीक है। तो जो मेंडल ने बताया था वो स्पेशली क्या बताया था, उन्होंने स्पेशली ये बताया था यूनिट फैक्टर इन पेयर्स, इसके बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है। फिर उन्होंने बताया था डोमिनेंस और रिसेसिव के बारे में बताया था। ठीक है। फिर उन्होंने बताया था सेग्रीगेशन के बारे में। तो इसका जो आंसर करेक्ट है दैट इज बी, टी, ई। सो दे एक्सप्लेन्ड यूनिट फैक्टर इन पेयर्स, डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस एंड सेग्रीगेशन। ठीक है, जो पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब है नेक्स्ट वन, मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको ये बताना है कि क्या मैच कर रहा है। देखो जो पीसीआर है उसका तो आपको पता है वो किसने डिस्कवर किया था या किसने बताया था, कैरी मुलिस ने। ठीक है। और जो एमएस मीडियम है वो स्कूग और मोरास्ची ने बताया था। तो देखो सी का टू किस में रिप्रेजेंट हो रहा है, सी का टू यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है। और बी का फोर कहाँ पर है, बी का फोर यहाँ पर है। तो जो करेक्ट आंसर है ए। अगर आपने देखा कि जितने भी हमने मैच ऑफ द फॉलोइंग किए उसमें एक या दो भी आपको अच्छे से पता हो तो आप इजीली आंसर पे जा सकते हो, पहुंच सकते हो और करेक्ट भी कर सकते हो। तो जो ए का है PVR322 किसने बताया था, वॉल्वियर ने। ठीक है, राइट। और जो है प्रोटोप्लास्ट कल्चर वो इसी कॉकिंग ने बताया था। यहाँ से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। जो टू स्टेटमेंट है आपको दी हुई है असर्शन और रीजन में, आपको बताना है कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। क्लियर। चलो मूव करते हैं आगे। तो द ऑरेंज कलर ऑफ हीना इज ड्यू टू द लोसोन प्रेजेंट इन अ ड्राइड लीफ ऑफ लोसोनिया जीनस। ठीक है। द लोसन इज एन ऑयल soluble compound which can be extracted from the leaf using the Soxhlet extraction method। जो Soxhlet extraction method है वो एक मेथड है एक्सट्रैक्ट करने का ऑयल्स को, जो भी कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। बट डिफरेंट कंपाउंड को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उससे। तो जो इसका राइट आंसर है वो है थर्ड वन। जो एसर्शन है वो तो ट्रू है, ठीक है, पर जो रीजन है वो ट्रू नहीं है। क्लियर, राइट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये आपको बताए हुए हैं फैमिली को कैसे रिप्रेजेंट किया, उसका फ्लोरल फॉर्मूलिस के बारे में बताया गया है। आपको ये बताना है कि इसमें करेक्ट क्या है। क्लियर। ठीक है, अगर आपको पता होगा तभी आप कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता होगा, थोड़ा सा भी आइडिया नहीं होगा फैमिली के बारे में, तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ए का जो होगा था, जो ए रिप्रेजेंट कर रहा है वो चीनोपोडियसी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और जो बी रिप्रेजेंट कर रहा है वो है मालवेसी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली जो सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सोलेनेसी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और जो डी है वो कैरोफाइलेसी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आपको पता होगा तभी आप इसको कर सकते हो। और जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ। अब नेक्स्ट है, ठीक है, ये भी आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में बताना है कि ये वाले सीड्स जो हैं, ये वाली डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो किस किस में शो होती हैं। ठीक है। तो जो लैब्रियंथ सीड हैं वो हमें किंगियोडेंड्रोन में देखने को मिलते हैं, A3, सिर्फ इसी में है ये। और एनिनियो जो कोरी है वो हमें ओरोएक्साइलम इंडिकम में देखने को मिलती है। सिमिलरली ओटोकोरी जो है वो हमें एक्बैकियम इलेंट्रियम में देखने को मिलती है। सिमिलरली जो डिप्लोस्पोरी है वो हमें इंटरनिया एल्पिना में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है इसको करते हैं हम assertion और रीजन में। ठीक है, अ कोसमिड इज अ स्पेशलाइज्ड फैक्टर composed of both side of a phase, that is lambda, right। और रीजन क्या है, both side enable the DNA to get packed in a lambda particles। ठीक है, तो ये जो बोथ हैं इसकी assertion भी ट्रू है और यही रीजन भी इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन को बता रहा है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो अब तक देखा आपने, ये था आपका
CUET PG बॉटनी का पेपर 2023 का। तो ऑल ओवर देखा जाए तो आपका पेपर बहुत ही इजी था, मैच ऑफ द फ्लोइंग बहुत ज़्यादा थे। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐड हो तो उसको इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, और आप अगर चाहते हैं इसको क्लियर करना, तो बायोटेक सेपियन में इनरोल हो सकते हो, ठीक है। ये हमारा एड्रेस है और ये फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप, इंक्वायरीज के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू।